हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था और आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो चलिए देखते हैं कंट्रोलिंग में क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, किसी चीज़ को कंट्रोल करना मतलब किसी चीज़ पे नियंत्रण रखना ना। हम जब कंट्रोल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है ना और आप मीठा खाते रहेंगे। मोस्टली मीठा सबको पसंद नहीं होता है। तो क्या होगा? वेट गेन हो सकता है ना आपको। आपके दांत खराब हो सकते हैं, शुगर लेवल बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अब करना क्या है, हमें उस पर कंट्रोल करना है ताकि हम ऐसा नहीं बिल्कुल मत खाओ। खाना चाहिए, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैलेंसिंग वे में। सो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट शुड बी कंट्रोल ऑन योर माइंड। आपको अपने माइंड में कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं भाई, ये मेरे लिए अनहेल्दी है तो मुझे इसको बहुत ही लिमिट में खाना है। उसी तरीके से एक कंपनी में या एक फर्म कह सकते हैं हम, उसमें भी कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है किया जाता है या कंट्रोलिंग की जाती है। एंड उसमें हम करते क्या है बेसिकली, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, regulating activities to ensure that organizational objectives are achieved. It encompasses a systematic process of measuring performance, comparing it with pre-established standards, and taking corrective actions as necessary. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं या जो भी कह सकते हैं मैनेजर्स होते हैं, उनका काम है कि एम्प्लॉयज़ को जो भी काम दिया गया है उसको मॉनिटर करना, उनको इवैल्यूएट करना, मतलब किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी काम उन्हें दिया है वो ठीक से कर कर रहे हैं या नहीं। सो एवरीथिंग हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और ये देखना है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं क्या उसे कंपनी के गोल्स अचीव कर हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिक तरीके से मेजर करना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे आपने कोई काम दिया उन्हें तो हमें देखना है कि उस काम को उन्होंने कितनी अच्छे से किया है, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना। एंड देखो, हर कंपनी एक अपनी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ठीक है, कि मतलब हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या कंपनी इस लेवल तक होनी चाहिए। तो आपने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में हैं, ओके, और आप स्कूल में हमारे मंथली जो है टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे ईयरली एग्जाम्स होते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में इतना तो मार्क्स लेके आने ही आने हैं, ठीक है, 80 मार्क्स लेकर आने हैं। तो या तो उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे या उससे कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मुझे इससे कम तो, मतलब इतना तो लाना ही है, ठीक है। और अगर नहीं आ पाए तो भैया हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। करेक्टिव मेजर्स क्या, आपको अपनी वीकनेस देखना पड़ेगा कि किस वजह से मार्क्स नहीं आए, किस वजह से उतनी आपने अचीवमेंट नहीं कर पाए हो, ठीक है। और फिर आप और क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। तो इस तरीके से सारा जो एक लेआउट है मैंने जो आपको बताया, दैट इन्वॉल्व्स इन कंट्रोलिंग। तो इससे आपको समझ आएगी आ ही गया होगा कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे आज के सेशन में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट की एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले जो हमें कंट्रोलिंग में बातें ध्यान रखनी है, दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, भाई इतना तो मुझे अचीव करना ही करना है, इससे कम तो मुझे जाना ही नहीं है, इससे कम तो मार्क्स मुझे लाने ही नहीं है। उसी तरीके से कंपनी में भी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, ठीक है, कि एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतनी परफॉर्मेंस तो अचीव करनी ही करनी है, इतने टारगेट्स अचीव करने ही करने हैं, ठीक है। अब वो कैसे किए जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो हम कर सकते हैं या किस तरह के स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं हम सेट। एक तो होता है हमारा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो देखो क्वांटिटी की बात अगर हम करें तो देखो क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, और क्वालिटी तो आपको पता ही है। सो क्वालिटी और क्वांटिटी। सो क्वांटिटी की अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई प्रोडक्शन है ना, मतलब एक फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन के बाद भी उसको सेल भी करना है। तो सेल, इतनी तो सेल करनी ही करनी होगी, ठीक है, तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या किया, एक टारगेट जो है सेल
आपने एक टारगेट सेल जो है वो सेट कर ली कि मतलब मुझे अगले महीने इतना तो सेल करना ही करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी में भी ध्यान देना है। क्वालिटी इन द सेंस कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो उससे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए एंड एम्प्लॉय का भी मोराल जो है मेंटेन रहना चाहिए। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड येस क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस की एस्पेक्ट का? स्टैब्लिशिंग क्लियर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो जब आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही सेट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें कितना मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स कितने हैं, हमें किस किस तरीके से परफॉर्मेंस अचीव करनी है, हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से इवैल्यूएट होनी चाहिए, तो ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगली बात करते हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अब बारी है जो भी परफॉर्मेंस की है हमारे एम्प्लॉयज ने उनको मेजर करना। ओके, सो मेजरिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने सोचा है कि भाई 12th में अकाउंट्स में जो है 80 मार्क्स लाना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ओके। सो ये तो आपने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो आप इससे ज़्यादा मार्क्स लाओगे या इससे कम लाओगे, ठीक है। अगर मान लो आपने 85 अचीव किया है, सो दिस विल बी योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। उसी तरीके से अ, जब हम कंपनी में स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसमें भी हम ये कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमने एक बेंचमार्क सेट किया था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या हम वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। सो वी कंपेयर our established standards with the actual performance. ओके, तो क्या क्या कर सकते हैं हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए? उसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि मान लो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो यूजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू असेस द प्रोग्रेस। तो कुछ ऐसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, उनकी मदद से हम अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को जो है ट्रैक कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करना, भाई कंपनी में जो भी काम हुआ है उसका हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करने से हमें पता चल पाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना अचीव किया है। तो बेसिकली डेटा कलेक्ट करने से हम सब कुछ आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, आसानी से असेस कर सकते हैं। फिर कंपेयर करना, जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आपने आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। सो कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि कितना आपने अचीव किया है और कितना और अचीव होना बाकी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस करने की जरूरत क्या है? मेजरमेंट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल पाता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज के बारे में और अच्छी तरीके से इंसाइट्स पता चल पाती है, और ये पता चल पाता है कि हमने कितनी अच्छी तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव किया है। ओके, तो अब बारी है हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड जो आपने बेंचमार्क सेट किया है वो है, ठीक है, कि कितना आपको अचीव करना है। बट एक्चुअल तो भाई अलग होता है ना, आप एग्जैक्ट तो सेम नहीं कर सकते हो, या तो उससे ऊपर होगा या उससे नीचे होगा, ठीक है। तो हमें ये कंपैरिजन बेसिकली बेंचमार्क सेट करने का फायदा यही होता है कि आपको एक मेजरमेंट मिल जाता है, मतलब आपको एक वो मिल जाता है कि बेस मिल जाता है कि इस नंबर से हमें अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप 80 मार्क्स लाने का सोच रहे हो अकाउंट्स में, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया। आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, अगर आप 70 लेकर आ रहे हो तो भाई ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अरे भाई बेंचमार्क तो हमने 80 का सेट किया था बट लाए हम 70, तो 10 नंबर तो कम आ गए। तो अब और मेहनत करने की जरूरत है ना, ताकि हम और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। तो कंपैरिजन से आपको पता चल पाता है कि भाई आप कितने पानी में हो, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो भाई और फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इन द सेंस कि क्या और किया जा सकता है जिससे कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके, है ना। ओके, सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअल और जो हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको कंपेयर किया जाता है। ओके, इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। डेविएशन एनालिसिस, डेविएशन मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो आपने एक्चुअल आपकी जो परफॉर्मेंस है और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डेविएशन एनालिसिस कहते हैं।
साथ ही साथ हम उसमें ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जामिनिंग परफॉर्मेंस पैटर्न्स ओवर टाइम। ठीक है, तो जो भी हमारे परफॉर्मेंस के पैटर्न है, टाइम टू टाइम हम उसको मैच करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी में हम मॉक टेस्ट भी देते हैं ना। मॉक टेस्ट हमारे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, तो हम मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस से अपनी अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल में 1 अप्रैल को एक मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, फिर आपको आपका 10 दिन बाद फिर से एक मॉक टेस्ट हुआ, आपका एक आप 10 डेज बाद, फिर आप क्या करो, यहाँ पे इसके मार्क्स नोट करते जा रहे हो। फिर लेट्स से 30 अप्रैल को एक और मॉक टेस्ट हुआ, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने मार्क्स को नोट कर रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम। आप देख रहे हो टाइम पीरियड, 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 30th। तो ये टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो हमने जो मार्क्स अचीव किए अपने टेस्ट में, वो आप नोट कर रहे हो। क्यों? जिससे कि आप एग्जामिन कर सको कि आपका टाइम टू टाइम जैसे आपका पैटर्न क्या रहा है, मतलब आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके, तो जो हम परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ सक्सेस। ठीक है, देखो कहाँ हमने बेहतर किया, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे आप हर एरिया पे खराब करोगे, ऐसा तो नहीं है। कहीं तो आप बहुत अच्छा करोगे, कहीं एवरेज करोगे, कहीं शायद बहुत ही खराब। सो उसको कंपेयर करने के लिए एंड नॉट ओनली ओनली कंपेयर, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए किस एरिया में आपने सक्सेस हासिल की है, कहाँ नहीं की है, तो वो हम इजीली पकड़ सकते हैं, और जो हमारी कमजोर एरिया है उस पर फिर से काम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग डेविएशन। सो अगेन डेविएशन मीन्स डेविएशन और वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जो हमारा डिफरेंस होता है एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में। ठीक है, एक्चुअल आपने जो भी अचीव किया है, जो आपने अचीव किया है, और ये एक्सपेक्टेड जो आपने एक अपना बेंचमार्क सेट किया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसे हम डेविएशन कहते हैं। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि डिफरेंस कितना आया है, कितना आपने अचीव किया है अपनी परफॉर्मेंस को। ओके, तो कैसे हम डेविएशंस कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रूट कॉज एनालिसिस। देखो अगर मार्क्स कम आए किस सब्जेक्ट में, ठीक है, आपने तो बहुत मेहनत करी है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए हैं, है ना, और आपने जो बेंचमार्क सेट किया था उससे अभी कम नंबर आए, तो भाई पहले रूट कॉज जानना होगा, जड़ क्या है, क्यों नंबर कम आए। तो देखो कोई ना कोई तो वजह होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने खूब तैयारी करी है और तब भी नंबर कम आ रहे हैं, मतलब ऐसा होता है। देखो कई बार हम तैयारी खूब करते हैं और मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते हैं, तो अब क्या करें? स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत हो सकती है मे बी, या कहीं ना कहीं कुछ तो आप मिस कर रहे हो जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस वो अचीव नहीं रहे। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन में जो हम अपनी परफॉर्मेंस सेट करते हैं या अपने टारगेट सेट करते हैं, अगर उससे ज्यादा आ गए तो भाई वेल एंड गुड, बट अगर उससे कम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रूट कॉज निकालने की कोशिश करते हैं कि मतलब आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है इसका। ओके, सो वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, जो भी डिफरेंसेस है एक्चुअल और जो आपने सेट किया था स्टैंडर्ड, उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? आइडेंटिफाइंग डेविएशंस अलाउ और टाइमली इंटरवेंशन एंड करेक्टिव मेजर। देखो जब आप जितनी जल्दी अपनी गलती को पकड़ लेते हो ना, उतना जल्दी आप उस पर काम करना शुरू करते हो, उतना जल्दी करेक्टिव मेजर्स नहीं शुरू करते हो। अब आपको पता चल गया यार कि मैंने शायद प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरे नहीं किए हैं, मे बी इस वजह से मेरे नंबर कम आए हैं, तो भाई अब लग जाओ काम पे, प्रीवियस के पेपर सॉल्व करो आप। तो टाइम से आपने करेक्टिव मेजर लिए, और अब आप देखोगे नेक्स्ट टाइम आपने जब एग्जाम दिया है वो उस या आपका टेस्ट हुआ है उस सब्जेक्ट का, तो आपने अच्छे नंबर लिए। सेम उसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, है ना। अगर परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई है या कोई भी कमी रह गई है, तो हम रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि भाई उस पर टाइमली जो है उसमें इंटरफेयर किया जा सके, एंड करेक्टिव मेजर्स जो है वो लिया जा सके, जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि टेकिंग करेक्टिव मेजर्स का मीनिंग क्या है। करेक्टिव एक्शंस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू ब्रिंग परफॉर्मेंस बैक इन लाइन विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम करेक्टिव मेजर्स की बात करें, तो आपको इस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को वापस से स्टैंडर्ड तक ला सको, मतलब ब्रिंग परफॉर्मेंस बैक इन लाइन विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई इतनी तो परफॉर्मेंस आपकी होनी ही चाहिए,
अगर नहीं हुई है तो आपने क्या किया, आपने रीजन ढूंढा, रूट कॉज निकाला। अब रूट कॉज से निकाल दिया, पता चल गया भाई कारण क्या है। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन लेना है और फिर से लग जाना है काम पे। ठीक है, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सके। ओके, इसके की स्टेप्स क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर। तो हमें ये भी डिसीजन लेना होगा कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट या कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर्स होगा, फिर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने अकाउंट्स में 80 नंबर का टारगेट किया था, ठीक है, पर लेकिन आपका 70 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपने इसका एक वो निकाला, रूट कॉज निकाला कि मे बी आपने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स नहीं किए, and इस वजह से आपके शायद मार्क्स कम आए। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूटिव द चूजन एक्शन। अब आपने क्या इसका रिजल्ट निकाला है, क्या इसका सोल्यूशन निकाला है कि चलो इस बार हम सैम्पल पेपर्स को भी कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम एग्जाम देंगे। एंड यस, इट्स टाइम फॉर यू टू, जो भी आपने सोचा है उसको एक्शन में लेने का, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का। देन उसके बाद आपको मॉनिटर करना है कि जो भी आपने करेक्टिव एक्शन सोचे हैं ना, जो भी आपने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम इस तरीके से जब चीज़ें करेंगे, ठीक है, सैम्पल पेपर्स जैसे मैंने बताया, सैम्पल पेपर्स नहीं किए हैं तो उसको करने के बाद आपको ये देखना है क्या वो जो आपने मेजर्स लिए हैं, करेक्टिव एक्शन लिए हैं, इज इट रियली इफेक्टिव फॉर यू और नॉट। ओके, आर दे रियली गिविंग यू द रिजल्ट्स और नॉट। सो दैट इज ऑल्सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगेन corrective actions are essential for continued improvement and goal attainment। तो देखो टाइम टू टाइम क्या होना है, क्या होता है ना कि आपके जो भी आपने कंपनी के टारगेट सेट किए हैं, जो भी आपके परफॉर्मेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई टाइम टू टाइम हम करेक्टिव एक्शन लेते रहे एंड जिससे कि हमारा काम और बेहतर हो सके, हमारे काम में इम्प्रूवमेंट हो सके एंड एट द एंड हम कंपनी के गोल को अचीव कर सके। देखो एट द एंड तो हम इतनी सारी चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करना है। अब कंपनी के बेटरमेंट के लिए जो चीजें हो सकती है, जो बेहतर हो सकता है, यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यप, ओके, सो नेक्स्ट इज फीडबैक एंड लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट इज फीडबैक एंड लर्निंग। ओके, सो फीडबैक एंड लर्निंग अगेन, सी मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी एक बात बोली थी कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी काम करते हो आपको ये जानना ज़रूरी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, और आप वहाँ पे तरह तरह की डिशेस बनाते हो, मतलब डिश इन द सेंस कि आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपने मेन्यू डिसाइड किया है, आपको भी खाना बनाने का शौक है, लेकिन कुक भी रखा है, ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। आप अपने कस्टमर्स को आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके रेस्टोरेंट बैठते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो क्या आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चल सके कि क्या वाकई कस्टमर्स को आपका खाना पसंद है या नहीं पसंद है। सी, क्योंकि देखो अगर अच्छा होगा खाना, है ना, तो आगे जाके वो अपने चार दोस्तों को भी बताएंगे, भाई देखो वहाँ का रेस्टोरेंट है, वहाँ तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है, जाके ट्राई करना। तो वर्ड ऑफ आई मीन, ये जो आपकी मार्केटिंग होगी, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जिसे कहते हैं सॉरी, या, सो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स और बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी फैलेगी आपके रेस्टोरेंट में आके। लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो वही जो कस्टमर आया वही फिर से नहीं आएगा। तो आपको फीडबैक लेना पड़ेगा कि क्या उन्हें डिशेस अच्छी लग रही है, कौन सी डिशेस उनको कुछ खास नहीं लगी, तो उस पर कुछ फिर से वर्क किया जाए कि इस डिशेस को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। क्या आपके कस्टमर चाहते हैं कि और आप मेन्यू में ऐड करो, मतलब एक फीडबैक लेने से ना, देखो आप ही का काम बेहतर होगा। उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो फीडबैक होती है, यू नो, ओके, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन टेकन। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें हमें फीडबैक भी लेते रहना है ना, और ये भी देखना है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग पे भी हमें काम करना है। सो इसके कोई की कंपोनेंट्स क्या है, फीडबैक लूप्स, मतलब कॉन्टिन्यूस मॉनिटर एंड एडजस्टमेंट। तो हमें जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, और ये देखना है कि मतलब किस तरीके से वो अपनी चीज़ों के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ हमें लर्निंग कल्चर को भी प्रमोट करना है। ठीक है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट को इनकरेज करना है दैट वैल्यूज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो देखो एक्सपीरियंस से
जब जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आप अपना एक्सपीरियंस दूसरे से शेयर करते हैं और दूसरे भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो हमें ये भी एनकरेज करना है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सको जिससे कि लोग एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी सीख सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हमने कंट्रोल के बारे में भी समझ लिया, कंट्रोल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमने देखा। अब हम ये देखना है कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या क्या होता है। ठीक है, सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल। नंबर वन इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड मतलब आगे जा रहा है। तो फीड तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है बेसिकली होता क्या है, इट टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल वर्क एक्टिविटीज। Its purpose is to prevent problems by adjusting plans and activities in advance. Example, pre-project reviews and pre-flight checklist. तो यहाँ पे क्या है ना, अभी एक्चुअल में अभी काम हुए नहीं है, जो भी आपने कंपनी के लिए सोच रखे हैं, जो भी आपने वर्क डिसाइड किया गया है, उससे पहले ही आपने जो है कंट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मतलब काम शुरू होने से पहले ही आपने एडवांस में सब कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी है, जैसे कि रिपोर्ट्स जो है उस प्री प्रोजेक्ट रिव्यूज, तो जो प्रोजेक्ट है उसकी पहले से रिव्यूज आप देख रहे हो, है ना। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट देख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब एम टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बाय एडजस्टिंग प्लान्स एंड एक्टिविटीज इन एडवांस। अगर आपको लगता है कि भाई मे बी ये चीज़ सही नहीं हो पाई तो उसमें हम कुछ ऐसा प्लान फिट कर लेंगे, है ना। ये प्लान नहीं सही हो पाया तो कुछ ऐसा प्लान बी तैयार रख लेते हैं। तो सारी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपने उसका बैकअप रख रखा है पहले से, कहने का वो मतलब है। ठीक है, अगर मान लो जैसे हमारा फ़ोन है ना, हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो पावर बैंक रखते हो आप एक बैकअप के लिए। सो यही समझ लो कि फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल आपके फ़ोन का पावर बैंक है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉन्करेंट कंट्रोल। ओके, ना कॉन्करेंट कंट्रोल क्या होता है, इट अगर्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब हम प्लान्स एंड एक्टिविटीज, जब हम प्लान और एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब जो भी कंपनी में एक एक्टिविटी चल रही है अपने गोल्स को लेके, तो उसी के दौरान आप उसको फिट कर देते हो कॉन्करेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब चल रहा है इन द सेंस कि जब ऑन गोइंग काम चल रहा है, लेकिन जैसे मान लो आपके लेबर्स काम कर रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लेबर्स लगे हुए हैं। आप क्या करते हो, डेली चेक करते हो ना कि आपके लेबर्स ने कितना काम किया आज, क्या क्या चीज़ें हुई है ना, जो भी काम किया वो सही से हुआ ही नहीं। अब ये थोड़ा ना कि 10 दिन बाद चेक करोगे कि भाई लेबर्स कुछ कर रहे नहीं कर रहे, तो आप डेली चेक करते हो, वो ऑनगोइंग जो काम हो रहा है उसी को ही आप चेक करते हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्करेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी ऑनगोइंग वर्क है क्या वो स्टैंडर्ड्स के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट्स अ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Very simple. Now, coming towards the third type of control is that is feedback control. ओके, तो देखो जैसे नाम से समझ आ रहा है फीडबैक कंट्रोल। अब देखो फीडबैक कब लिया जाता है, काम पूरा होने के बाद। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने कोई रेसिपी बनाई, ठीक है, आपने कोई यूट्यूब से रेसिपी बनाई, यूट्यूब से रेसिपी देखी और आपने वो बनाई अपनी अपने अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए। ठीक है, तो आप रेसिपी बनाने के बाद उनको खिलाने के बाद ही तो फीडबैक लोगे ना, पहले तो लोगे नहीं। सिंपल। तो फीडबैक कंट्रोल कब होता है, जब कंपनी में सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो काम कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हो, फीडबैक लेते हो कि वेदर द अदर पर्सन इज लाइक उसने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। तो अगेन वही बात होगी कि जो भी स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे उसको और एक्चुअल जो भी आपके रिजल्ट्स है उसको आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और अगर लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप उसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हो। ओके, सो अब हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल भी समझ लिया है एंड काफ़ी इजी था ये भी। फीडबैक हो गया आपका, फीडबैक कंट्रोल, देन कॉन्करेंट कंट्रोल एंड आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो आई रियली होप आपको इस टाइप्स ऑफ कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट
टॉपिक इन कंट्रोलिंग, दैट इज चैलेंजेस। तो इससे पहले भी जो हमने मैनेजमेंट फंक्शंस कवर अप किए हैं उसमें भी हमने चैलेंजेस की बात की है। तो देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, है ना, not only in the organization but in your day-to-day life also you have to face with lot of challenges, but challenges है इसका मतलब ये नहीं कि आप वो काम को छोड़ दोगे, नहीं। If there are challenges you have to face it and you have to overcome your challenges. Similarly in an organization also, अगर हम controlling function perform कर रहे हैं, so obviously you have to face some challenges but you have to come up with the solution as well. So हम कुछ challenges की बात करते हैं। सबसे पहला है रेजिस्टेंस टू कंट्रोल। अब क्या होता है ना, कुछ, अब सोचो फॉर एग्जांपल आपके ऊपर हमेशा नजर रखी जा रही हो, है ना, काम कैसे कर रहे हो, टोका जा रहे हो, ये करे जा रहे हो, तो कैसा लगेगा? ओके, सो या सो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग पे। तो चैलेंजेस कंट्रोलिंग में जो फर्स्ट है दैट इज रेजिस्टेंस टू कंट्रोल। ठीक है, रेजिस्टेंस टू कंट्रोल की अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप पे हमेशा नजर रखी जा रही हो, है ना, और हमेशा आपको मॉनिटर किया जा रहा हो, तो कैसे लगेगा? जब कुछ एम्प्लॉयज तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चिल 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 मारेंगे ना। कुछ एम्प्लॉयज को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यार ये हमेशा हमें टोकता रहता है, हमेशा हम पे नजर रखा हुआ है, वाई इज इट सो, भाई हमें नहीं पसंद। So that is the first challenge which you will have to face in controlling, that is employee may resist being monitored or controlled. अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? हमें सोल्यूशन भी तो ढूंढना है। Solution is communicating the benefits of control involving employee in the process and addressing concern. तो जब कोई ऐसे एम्प्लॉय है जो आपको मना करे या जो आपको जो पसंद नहीं करता कि भाई उन पे हमेशा नजर रखी जा रही है, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, उनसे बातचीत करो, हमको बताओ भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं, एंड यस उनको अपने कंसर्न्स बताओ, एंड आई रियली होप वो मान जाएंगे। Okay, so now coming to the next challenge which we can face in controlling, that is inadequate standards. Okay, so कई बार क्या होता है, कंपनी के ना गोल्स ऑब्जेक्टिव्स विजन मिशन बहुत ही अनक्लियर होते हैं, अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। सो अगर आपके स्टैंडर्ड्स जो है क्लियर है, सब कुछ बेटर है और आपके एम्प्लॉयज को समझ आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपके स्टैंडर्ड्स अगर अनरियलिस्टिक हैं तो उससे क्या होगा, इट कैन लीड टू इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। और अगर आपने ठीक से उसे डिफाइन नहीं किए हैं, तो जो भी आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जो आप इवैल्यूएट कर रहे हो, वो ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं दैट शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, अगर अगर मान लो कोई ऐसा ऐसा गोल सेट कर रहे हो जो रियलिस्टिक ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो चलो 15 घंटे पढ़ लेंगे बाकी 3 घंटे सो जाएंगे, तो भाई ये रियलिस्टिक नहीं है ना, इसमें तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने पड़ेंगे और ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे जो क्लियर है, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, सो हम नेक्स्ट चैलेंज की बात करते हैं, दैट इज लैक ऑफ टाइमलीनेस। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट इज लैक ऑफ टाइमलीनेस। ओके, सो लैक ऑफ टाइमलीनेस का मतलब है कि डिलेड मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्शन कैन हिंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अरे जब जो काम चल रहा है, ठीक है, अगर ये जो काम जिस भी टाइम पीरियड में चल रहा है, अप्रैल में अगर मान लो कोई एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है, तो आप अप्रैल में ना देख के उसको सितंबर में देखोगे तो क्या होगा? अब यहाँ जो गलतियाँ करी है एम्प्लॉयज ने, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस खराब हुई है या गोल्स अचीव नहीं कर पाए वो लोग, तो आप उन्हें तभी बताओगे ना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके तभी बताओगे। अब ये थोड़ा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने बाद देख रहे हो, so there is no use of monitor the things. So it's better and it's really possible भी कह सकते हैं, रियलिस्टिक भी कह सकते हैं, कि जो भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो रियल टाइम होना चाहिए, मतलब ऑन गोइंग, मतलब जो चल रहा है अप्रैल का है तो अभी आप अप्रैल का ही वो कर रहे हो, आप मतलब मॉनिटर कर रहे हो। ये नहीं कि उसका 4 महीने बाद मॉनिटर कर रहे हो, फिर आप सजेशन दे रहे हो, फिर आप करेक्टिव मेजर ले रहे हो, फिर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट चैलेंज की हम बात करते हैं, दैट इज ओवर एम्फोसाइज ऑन कंट्रोल। तो ओवर एम्फोसाइज मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए,
और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन कंट्रोल, इट शुड बी इन अ बैलेंसिंग फॉर्म। ओके, सो अगर आप बैलेंसिंग करके कंट्रोल करोगे, सो यस, किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी एंड सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन ओवर एम्फोसाइज करोगे, अरे नहीं भाई, बिग बॉस की तरह है ना, नजर रख रहे हो आप सब पे, बिल्कुल हर जगह कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, और बहुत ज्यादा हो गया है, नजर रखी जा रहे हो, तो वही हर कोई इंसान परेशान हो जाएगा, हर कोई एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा। So you should not overemphasize, but everything should be in balancing form. So that will be, betterment for the organization as well. And last हम challenge की बात करते हैं, that is environmental changes. Okay, so environmental changes में हम क्या challenge face करेंगे basically? So issue क्या है इसमें? Rapid change in the external environment may render existing standards and control measures obsolete. तो देखो environmental changes मतलब क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेप्स है, जो भी हमारे मेजर्स है, जो भी हमने एजेंडा सेट किया हुआ है, वट एवर यू हैव ऑब्जेक्टिव्स है, अब उसको हमें एक मतलब उस जो भी हम काम कर रहे हैं जिस तरीके से, उस काम को हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना होगा कि भाई बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि जो आप अपनी कंपनी में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अब आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, आजकल देखो टेक्नोलॉजी तो ऐसे से चेंज हो रही है। सो हमें वक्त के साथ चलना है, मतलब अगर आपने कुछ भी चीज़ छोड़ दी तो भाई सब कुछ खत्म। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, तो जहाँ आपसे कोई चूक हुई, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपके कॉम्पिटिटर्स, बाहर के जो है ट्रेंड्स क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह सब सेट करने होंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेगुलरली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म्स टू अडेप्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो जो भी हमारा बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको हमें रेगुलरली रिव्यू करना है, एंड जो भी हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको हमें अपडेट करते रहना है, सो दैट हम जो भी हमारी चेंजिंग सर्कमस्टांस है उसको हम अडेप्ट कर सकें। तो भाई इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आपको पूरा पूरा सब कुछ पता होना चाहिए। आपको बाहर की इन्वायरमेंट क्या है पता होना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्रो और माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं। एंड आपको टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी नए ट्रेंड्स क्या है, मार्केट की समझ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जो आप अभी करने जा रहे हो वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है चीज़ें, नहीं। तो हमें आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ पढ़ना नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? तो हमें ग्रिप बना के रखनी है अपनी मार्केट में, और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्स में उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ना है जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार 10 ईयर में आए होते हैं। तो सारे हॉट टॉपिक्स पकड़ने हैं आपको, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो यही कुछ चैलेंजेस हैं जो हम कंट्रोलिंग में देख सकते हैं। तो हमने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि कंट्रोलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक मैनेजमेंट का, साथ ही साथ उसके टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एंड क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगेन, कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस and providing a feedback loop that ensures organizational activities align with goals and standards. It helps identify deviation। तो जो भी हमने अभी कंट्रोलिंग में पढ़ा है कि हमें किस तरीके से फीडबैक पे काम करना है, किस तरीके से हमें गोल्स और स्टैंडर्ड्स को अलाइन करके चलना है, हमें अपने एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स को मेजर करना है, और अगर उसमें कोई भी डेविएशन आती है, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, तो किस तरीके से हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। साथ ही साथ हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी समझना होगा। ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन बैलेंस, सो दैट एम्प्लॉय भी खुल के काम कर सके, उनके अंदर की इनोवेशन बाहर आ सके, एंड एक एम्प्लॉय इंगेजमेंट का माहौल हो सके। तो इस वजह से जो है कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर आपके एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उन पर नजर नहीं रखोगे तो देखो वो भी गलत है। आप उनको ऐसा तो छोड़ नहीं सकते ना, आपको ध्यान रखना होगा कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस मतलब अप टू द मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं। सो फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड वी हैव टू कंपेयर देयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट से कि कहाँ पे क्या क्या फ़र्क आ गया। वी हैव टू फाइंड आउट द लूप होल्स हमें ढूंढने होंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा एंड उसी के बाद आई थिंक हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को या अचीव कर पाएंगे। तो देखो एट द एंड हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं या चाहे हम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है, सबका सेम ही गोल है दैट वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एज मच एज वी कैन। तो कंपनी ग्रो करेगी तो एज एन एम्प्लॉय आप भी ग्रो करोगे, है ना। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपको वहाँ पे रिकग्निशन मिलेगी एंड ऑब्वियसली आपको आपकी जो है प्रमोशन होगी एंड लॉट ऑफ बेनिफिट्स यू विल गेट इफ द कंपनी विल प्रोग्रेस। So that is the reason that controlling is a very important function of management. तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है एंड आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।